बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 22 की पार्ट 5 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग कुछ ए टिपिकल सीडेटिव डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट्स में हम लोग टिपिकल वाले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटूरेट्स और न्यूअर हिप्नोटिक जिनको हम कहते हैं, या कह लो बेंजोडाइजेपिन्स के बड़े भाई जिनको मैं कह रहा था जी वाले ड्रग्स, ज़ोलपिडेम, ज़ेलेप्लोन, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सही होगी बात। अब हम कुछ दूसरे ड्रग्स देखते हैं। दूसरे ड्रग में पहला नाम आता है मेरे पास बुस्पायरॉन। बुस्पायरॉन बेसिकली एक खास हिस्टामीन रिसेप्टर के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा होता है। कौन सा हिस्टामीन रिसेप्टर है जी? 5-HT1A। हम जीआईटी के अंदर भी हिस्टामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वगैरह पढ़े होते हैं, वो जो ग्रैनी सेट्रॉन इस तरह के नाम पढ़े होते हैं। एनीवेज यहाँ पे आपके पास 5-HT1A, ठीक है। तो ये इस पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं इसके, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है प्रिसाइजली हमें नहीं पता कि भाई ये किस तरह से काम कर रहे हैं, बस हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ हद तक ये एंजियोलिटिक इफेक्ट्स रखते हैं। ओके ओके बात। थोड़ा बहुत फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए, बस मैकेनिज्म एक्शन इसका इतना ही लिखा हुआ था, ठीक। बस ये पता हो यार आपको, बुस्पायरॉन जो होते हैं ना वो हिस्टामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके या 5-HT1A पे एक्ट करके एंजियोलिसिस कॉज करवा रहे हैं, ठीक है। बस मैकेनिज्म के बारे में इतना ही पता हो। और थोड़ा बहुत अगर बात की जाए इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो काफ़ी स्लो ऑनसेट होता है इसका, ठीक है। टॉलरेंस बहुत थोड़ी होती है, यानी ये नहीं होता कि बंदा खा रहा है तो उसका आदी हो जाए। और इस तरह से जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो भी काफ़ी थोड़े होते हैं। बुस्पायरॉन बंदा खा रहा है, अगर वो छोड़ेगा तो ये नहीं है कि अब वो जनाब वो उसको हालत बुरी हो रही है, कह रहा है दोबारा ला दो मुझे बुस्पायरॉन। उसके अलावा इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो साइटोक्रोम P450 वाले एंजाइम्स कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर्स हैं वो इसकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देंगे, और जो इनहिबिटर्स हैं वो इसकी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगे। तो इनहिबिटर्स का नाम लिखा हुआ उन्होंने कहा इरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल वगैरह का बंदा खा रहा है तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा लेवल्स इंक्रीज कर देंगे आपके बुस्पायरॉन के। सिंपल सी बात है, केजी को क्लास वालों की बात है यार, ये तो छोटे बच्चों को पता होंगी बातें, नॉट एग्जैक्टली केजी, मतलब एमबीबीएस के केजी वाले। अच्छा जी, साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो दिल बहुत तेज लेकिन आंखें बहुत छोटी, ठीक है। तो यहाँ के पास टैकीकार्डिया कॉज करवा रहा है, प्यूपिल रिकंस्ट्रक्शन कॉज करवा रहा है, और फिर इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस और पैरास्थेसिया। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस का आपको पता है बड़ा कॉमन सा, हर एक के ऊपर ये आप भी ठोक सकते हो। मजे की बात ये है बुस्पायरॉन अपीयर्स टू बी सेफ इन प्रेगनेंसी। अब इस तरह की बातें आपको पता है, प्रेगनेंसी में जो ड्रग्स दे सकते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बड़ी एक अहम बात होती है ये। ऑलराइट, तो बस थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए ड्रग के बारे में आपको, ज़्यादा नहीं। फिर आते हैं हमारे पास मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब पहले देखो मेलाटोनिन नॉर्मली क्या करता है। नॉर्मली ब्रेन के अंदर मौजूद पाइनियल ग्लैंड से, ये पीनियल भी कहते हैं कुछ लोग, पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है मेलाटोनिन, और ये हमारे सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा होता है। यानी जो रात को नींद आना, दिन को जाग आना, ये जो रिदम है इसको मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा है, जो कि आजकल की जनरेशन का तबाह हुआ पड़ा है। अच्छा एनीवेज, तो अब हम इसके भी कुछ रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसा कि रेमिल्टेन, टेसिमेल्टेन, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी ज़ाहिर सी बात है नींद कॉज करवाएंगे, क्योंकि मेलाटोनिन वैसे ही आपके नॉर्मल जो नींद का साइकिल उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये ड्रग्स जो होते हैं ये स्लीप के ऑनसेट को ज़्यादा आसान कर देते हैं। डिक्रीज द लेटेंसी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा आसान कर देते हैं, ज़्यादा आसानी से नींद आ जाती है, इस तरह से कह लो। रीबाउंड इंसोम्निया बहुत थोड़ा होता है, ये नहीं है कि आपने रेमिल्टन देना छोड़ा तो अब बंदे को नींद आ ही नहीं रही, जिसको हम रीबाउंड इंसोम्निया, सॉरी, जैसे ही छोड़ा तो नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई, ठीक है। एक तरह का विड्रॉल सिम्टम हो गया ना यार। देखो हमने कहा था कि जब स्लीपिंग पिल्स देते हैं ना तो बंदा उनका इस तरह का आदी हो जाता है कि फिर स्लीपिंग पिल दोनों छोड़ो तो बंदे को नींद नहीं आती। इसको कहते हैं रीबाउंड इंसोम्निया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रीबाउंड इंसोम्निया बहुत थोड़ा है, विड्रॉल सिम्टम्स बहुत थोड़े होते हैं, और इसी तरह से अब्यूज़ लाइबिलिटी बहुत थोड़ी है कि बंदा को, जाहिर बात है जब रीबाउंड इंसोम्निया नहीं होगा तो बंदा एडिक्ट भी कम होगा। इसका भी मेटाबॉलिज्म P450 के थ्रू ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जितने भी P4, अगर बंदा ये वाले ड्रग्स खा रहा है और साथ कोई P450 इंड्यूसर खा रहा है रिफैम्पिन की तरह का, तो जाहिर बात है इसका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा। और अगर कोई P450 इनहिबिटर खा रहा है जिस तरह फ्लूकोनाजोल, मतलब रिपीट वाली बातें यार, ये तो आपको पता ही है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए हैं, डिजीनेस, फटीग, एंडोक्राइन चेंजेस। अच्छा डिजीनेस फटीग तो जनरल सी बात है ना, एंडोक्राइन चेंजेस देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन और इंक्रीज प्रोलैक्टिन। ठीक है जी, यार जो जरी हट के बात होती है ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है प्रोलैक्टिन को। उसके अलावा एक और जनरल साइज का साइड इफेक्ट है जो हेडेक वगैरह कॉज करवाता है, और एबनॉर्मल ड्रीम्स कॉज करवाता है। एबनॉर्मल ड्रीम्स वाली बात, हेडेक वाली बात भी नहीं कर सकती, लिखी हुई लिपनकॉट में लिखी हुई है, तो वहाँ से मैंने आपको बता दी है। सही के बाद तो ये ज़रा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा टेसिमेल्टेन भी वो कह रहे हैं कि एक होता है प्रूव्ड है आपके पास, बड़ा अच्छा होता है जी। बस एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये मिनी कैटजंग और लिपिन वगैरह में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन बहरहाल मैंने कहीं से देखा था, ये जो मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं ना ये हमारे पास जेट लैग में काम आते हैं। जेट लैग आपको पता है, जब बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यानी कि फ़र्क टाइम जोन में जाता है ना, तो उसको वो नींद का सर्केडियन रिदम ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में
चूंकि सर्केडियन का मसला है तो रेमिल्टोन डेसिमिल्टोन वगैरह जो है वो जेट लैग को ट्रीट करने में रोल प्ले करते हैं, तो इसका क्लिनिकल यूज़ आप बड़ा अच्छा से लिख सकते हैं जेट लैग में। नेक्स्ट आते हैं हम ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट की तरफ। भाईजान आप ओरेक्सिन क्या होता है? ये सिंपली दिमाग में एक ऐसा पेप्टाइड मौजूद है जो आपको जगाने में रोल प्ले करता है, ठीक है, वेकफुलनेस कॉज करवाता है, आप जीते जागते रहते हैं। इसकी कमी पड़ जाए तो आपको वीडियो में नींद आती रहती है। एनीवेज, ओरेक्सिन वेकफुलनेस में रोल प्ले करता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसका एंटागोनिस्ट देंगे तो बंदा वेकफुल नहीं रह पाएगा, बंदा सो जाएगा। सी की बात। तो इसका एंटागोनिस्ट का नाम है सुवोरेक्सेंट। यहाँ पे सुवोरेक्सेंट इज एंटागोनिस्ट ऑफ ओरेक्सिन। ये आपके पास कौन से ओरेक्सिन रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है जी? OX1R पे, इसी तरह से OX2R पे एक्ट करता है और इंसोम्निया को ट्रीट करने में रोल प्ले करता है। नींद नहीं आ रही तो उसको ट्रीट कर देगा। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अब मिनी कार्डियल से बाहर की बातें करने लगे सारी। ये जो ओरेक्सिन है ना, ये आमतौर पे इन्वॉल्व होता है, मैंने आपको बताया वेकफुलनेस में इन्वॉल्व है, तो इसकी खराबी से लोगों को नार्कोलेप्सी भी होती है। नार्कोलेप्सी पता क्या है? नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी होती है कि बंदे को दिन के दौरान अचानक किसी वक्त इररेजिस्टिबल नींद आ जाए। यानी एक तो है ना मैं आई एम स्लीपी, और एक है कि बंदा ड्राइव कर रहा था, बस वो नहीं बर्दाश्त कर पा, सो गया, अचानक सो गया, ठीक है। और इसी तरह अचानक के फेज आ जाते हैं, तो नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी। तो ये चीज़ें जो, अब नार्कोलेप्सी की जो कॉज है ना वो डिसऑर्डर ऑफ ओरेक्सिन है। ओरेक्सिन की खराबी की वजह से नार्कोलेप्सी होती है पेशेंट्स को। तो इससे आपको यही पता चल गया कि ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट का साइड इफेक्ट हो सकता है नार्कोलेप्सी। तो ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट का साइड इफेक्ट में आप लिख सकते हैं नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी, और उसके अलावा भी होता है जिसमें सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये थोड़े बहुत मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सुवोरेक्शन बता दिए। सही है की बात। तो ये आपके पास वीडियो थी। अच्छा, वैसे मेलाटोनिन के भी जिस तरह इसके ओरेक्सिन के रिसेप्टर्स है ना, मेलाटोनिन के भी रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास MT1 और MT2, जिनके ऊपर ये ऐड कर रहे होते हैं। लेपिन कॉर्पोरेट रिसेप्टर का जिक्र हुआ है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।